बदलते समाज में रिश्तों के बदलते मायने आधुनिक समाज के लिए एक चुनौती खड़ी कर रही हैं। खासतौर से युवा वर्ग की बदलती मानसिकता जिस तरह के हालात पैदा कर रही है, वो कई सवालों को जन्म दे रही है। किसी के प्रति क्षणिक आकर्षण रिश्तों की एक ऐसी डोर को बनाता है जिसका ताना बाना इतना कमजोर होता है कि वो हल्के से दबाव को भी सहन नहीं कर पाता, जिसका परिणाम होता है कि 7 जन्मों तक साथ साथ चलने के वादे 7 कदम तक नहीं चलते। हमारे रिश्तों की बुनियाद इतनी कमजोर हो चली है कि आज की युवा पीढ़ी के लिए 9 महीने तक कोख में रखकर जन्म देने वाली मां और जवानी की दहलीज तक हर कदम पर साथ खड़ा पिता उस वक्त पराये हो जाते हैं जब प्यार की पींग में हिलोरे लेते हुए मदहोशी के अंतिम छोर तक जाने की जिद मां बाप के लिए वज्र का प्रहार होती है। श्रद्धा के परिवार पर कुछ ऐसा ही वज्रपात हुआ है और आफताब के पार्श्विक कृत्य ने एक बार फिर से पूरे समाज को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि प्यार में छोटा बड़ा, ऊंच नीच, जात धर्म के मायनों को न मानने वालों, जरा ठहरो। आफताब के प्रेम में पागल श्रद्धा के प्रेम की कहानी का अंत इतना दर्दनाक होगा किसी ने शायद ही सोचा होगा। सात फेरे हम तेरे, ये शब्द अब सुनने और किताबों में ही अच्छे लगते हैं, क्योंकि वर्तमान की बात करें तो जिस तरह से रिश्तों में गिरावट आ रही है वो कहीं ना कहीं इसके मायने बदल रही है। वर्तमान में तो आलम ये हो चला है कि बिन फेरे हम तेरे का ट्रेंड युवाओं के लिए एक स्टेटस बनता जा रहा है। एक आंकड़े के मुताबिक 10% लोग अब लिव इन रिलेशन में रहना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। मन किया तो शादी, अन्यथा बर्बादी। ऐसी परिस्थितियां देश में बनती जा रही हैं। ऐसा हम नहीं, हो रही घटनाएं चीख चीख कर कह रही हैं। ऐसा ही मामला मुंबई से जुड़ा है, जिसमें मोहब्बत की शुरुआत तो मुंबई से हुई, लेकिन उसका अंत दिल्ली में हुआ। और अंत भी ऐसा कि देश के लगभग हर इंसान की रूह कांप गई। इस मोहब्बत के अंत को देखकर और सुनकर प्यार में अपना सब कुछ छोड़ने वाली युवती को आखिरकार दुनिया को ही अलविदा कहना पड़ा, और वो भी अपनी मर्जी से नहीं बल्कि अपने प्रेमी की मर्जी से। प्यार शब्द हर वर्ग को रोमांच से भर देता है, लेकिन इसी प्यार पर जब नफरत हावी होती है तो रिश्तों के साथ साथ मानवता का भी कत्ल हो जाता है। और बदलते वक्त के साथ अब इसके मायने बदल गए हैं, किंतु इसके बाद भी युवा इसकी गहराइयों में गोते लगाते जा रहे हैं। पर इसका अंजाम क्या हो सकता है शायद कोई नहीं जानता। गौर कीजिए, श्रद्धा मर्डर केस पर मुंबई में प्यार परवान चढ़ा। देश की राजधानी में इस मोहब्बत का विभत्स अंत हुआ। श्रद्धा को क्या पता था कि जिसके लिए उसने अपना सब कुछ छोड़ दिया हो वही उससे उसकी जिंदगी छीन लेगा। मामला 18 मई 2022 का है, जहां श्रद्धा की उसके प्रेमी आफताब ने दिल्ली के छतरपुर स्थित किराए के घर में गला दबाकर हत्या कर दी। बात साल 2019 की जाए तो करीब 3 साल पहले श्रद्धा मुंबई में कॉल सेंटर में काम करती थी और पिता परिवार के साथ महाराष्ट्र के पाल घर में रहते थे। मुंबई में बतौर कॉल सेंटर में काम करने के दौरान उसकी मुलाकात फूड ब्लॉगर आफताब अमीन पूनावाला से हुई। मुलाकात का सिलसिला दोनों को एक दूसरे के करीब ले आया। दोनों एक दूसरे से प्यार कर बैठे। 2019 में श्रद्धा और आफताब दोनों एक दूसरे से इस कदर मोहब्बत करने लगे कि उन्होंने साथ साथ जिंदगी बिताने का फैसला कर लिया। हालांकि श्रद्धा ने प्रेमी आफताब का जिक्र परिवार में किया तो पिता विकास और उनकी पत्नी ने इस रिश्ते से साफ इनकार कर दिया। यहीं से परिवार के साथ श्रद्धा की दूरी बढ़ गई।
तलखी इस कदर की पिता पुत्री एक दूसरे से फोन पर बात करने से कतराने लगे। प्यार का नशा जिसके सर चढ़ जाए फिर उसे कुछ दिखाई नहीं देता, ऐसा ही श्रद्धा के साथ हुआ। आफताब के प्यार का जादू सर चढ़कर बोल रहा था। उसे आफताब की कमियां नजर नहीं आ रही थी। पिता से रिश्ता तोड़ने वाली श्रद्धा ने आखिरकार आफताब से शादी करने का फैसला कर लिया। शुरू में आफताब राजी था, लेकिन श्रद्धा जब भी शादी की बात करती तो वो टाल देता। वहीं पिता विकास वकार सोशल मीडिया पर नजर रखते हुए श्रद्धा के बारे में जानकारी हासिल करते रहे। दरअसल पिता बेटी श्रद्धा का भला चाहते थे और वो चाहते थे कि श्रद्धा जहां भी और जिसके साथ रहे हमेशा खुश रहे। बाप आखिरकार बाप होता है, ये जग जाहिर है। ऐसे ही बेटी श्रद्धा की हत्या से अनजान पिता विकास वकार सोशल मीडिया पर नजर बनाए हुए थे, जहां पर खुद आफताब इस तरह जाहिर करता था कि श्रद्धा उसके साथ है। इस बीच सितंबर में अचानक ही श्रद्धा ने फोन उठाना बंद कर दिया। इससे परेशान पिता वकार ने बार बार बात करने की कोशिश की, लेकिन संपर्क नहीं हो पाया। सितंबर महीने में श्रद्धा की एक सहेली ने पिता विकास वकार को बताया कि पिछले 2.5 महीने से श्रद्धा से उसका कोई संपर्क नहीं है, जिसके बाद उसके परिवार ने उसके सोशल मीडिया अकाउंट को भी चेक किया और इस दौरान कोई जानकारी नहीं मिल सकी। दरअसल सोशल मीडिया अकाउंट भी अपडेट होना बंद हो गया था। परेशान पिता विकास वकार ने बेटी श्रद्धा को लेकर मुंबई पुलिस से संपर्क किया और गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई। शुरुआती जांच के दौरान श्रद्धा की आखिरी लोकेशन दिल्ली में मिली और इसी के आधार पर मामला दिल्ली पुलिस को स्थानांतरित कर दिया गया। 9 नवंबर 2022 को श्रद्धा के लापता होने से जुड़े दस्तावेज सुपुर्द किए गए। गुमशुदगी की रिपोर्ट मुंबई के माणिकपुर पुलिस स्टेशन में लिखाई गई थी। मुंबई पुलिस की तब तक की जांच में पाया गया कि श्रद्धा पुलिस स्टेशन मेहरौली अंतर्गत छतरपुर पहाड़ी में आफताब अमीन के साथ रह रही थी, जो लापता है। श्रद्धा के पिता ने सूचना दी कि उनकी बेटी आफताब के साथ पिछले 3 साल से लिव इन में पश्चिम मुंबई में रह रही थी। उसके ऊपर आफताब लगातार हिंसा बर्ताव कर रहा था। इसी आधार पर मेहरौली में एफआईआर दर्ज की गई थी। इसके बाद जांच शुरू की गई और शक होने पर दिल्ली पुलिस ने छतरपुर पहाड़ी इलाके में किराए के मकान में रह रहे आफताब का पता लगाया और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। आफताब ने पूछताछ में क्या बताया? आफताब बोला, शादी के दबाव के चलते उठाया कदम। मई 2022 से वो श्रद्धा के साथ दिल्ली में रह रहा था। 18 मई 2022 को उसने श्रद्धा की गला घोंटकर हत्या कर दी। इसके बाद शव के टुकड़े टुकड़े किए और ठिकाने लगा दिए। दिल्ली पुलिस की पूछताछ में आफताब ने बताया कि श्रद्धा उस पर शादी के लिए हमेशा दबाव बनाती थी। इसको लेकर दोनों के बीच अक्सर झगड़ा होता था, इसलिए श्रद्धा को गला दबाकर 18 मई 2022 को मार डाला। इसके बाद शव के 35 टुकड़े करके रेफ्रिजरेटर में रख दिए और एक एक कर एक पखवाड़े के दौरान मेहरौली के जंगल में फेंक दिया। इसके चलते जिस पिता ने कभी सोचा भी न था कि जिस बेटी श्रद्धा को उन्होंने अपने कंधों पर बैठाया, अपनी बाहों में झुलाया, अपनी गोदी में खिलाया, उसका अंत इतना खौफनाक होगा। उसी बेटी श्रद्धा की मौत के बाद उसे कंधा देना भी उसे नसीब नहीं होगा। हालांकि आरोपी ने अब तक पुलिस को काफी गुमराह करने की कोशिश की है। इसे देखते हुए आरोपी के नार्को एनालिसिस टेस्ट का अनुरोध किया गया था। हाई कोर्ट ने इसकी मंजूरी दे दी है। आने वाले समय में यह टेस्ट किया जाएगा। इस बीच दिल्ली की एक अदालत ने शहर पुलिस को निर्देश दिया है कि मेहरौली हत्याकांड के आरोपी आफताब अमीन पूनावाला का नार्को परीक्षण 5 दिन के अंदर पूरा कराया जाए।
अदालत ने यह भी साफ किया कि पूनावाला के विरुद्ध किसी थर्ड डिग्री उपाय का इस्तेमाल न किया जाए, तो वहीं केस के हर पहलू को खंगाला जा रहा है। इसमें कई टीमें लगी हैं। वो ये पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि आफताब और श्रद्धा असल जिंदगी में कैसे रहते थे, क्योंकि पूरे देश को हिलाकर रख देने वाले श्रद्धा मर्डर केस में पुलिस सबूतों की तलाश में लगी हुई है। जानकारी के मुताबिक दिल्ली पुलिस आरोपी आफताब अमीन पूनावाला को लेकर मेहरौली के जंगलों में पहुंची और श्रद्धा के बॉडी पार्ट्स बरामद करने की कोशिश की। बताया जा रहा है कि अभी तक 10 बॉडी पार्ट्स बरामद हुए हैं। हालांकि पुलिस ने इस बारे में कोई बयान नहीं दिया है। श्रद्धा केस में अभी तक क्या क्या हुआ? छतरपुर और मेहरौली के जंगलों से हड्डियां बरामद। जंगल से मिली हड्डियां इंसान की, जानवरों की नहीं। एम्स और फॉरेंसिक टीम ने साझा की जानकारी। मिली हड्डियों का भी करवाया जाएगा पोस्टमार्टम। दिल्ली की एक अदालत ने पुलिस को दिए निर्देश। आरोपी आफताब पूनावाला का 5 दिन में हो नार्को टेस्ट। पूनावाला के खिलाफ थर्ड डिग्री तरीके का इस्तेमाल न किया जाए। अदालत ने फॉरेंसिक साइंस लैब रोहिणी को दी है निर्देश। जांच अधिकारी को आरोपी का करने दिया जाए नार्को टेस्ट। शुक्रवार को दिल्ली पुलिस की टीमें कई प्रदेशों में पहुंची। जांच के लिए मुंबई, गुरुग्राम, हिमाचल और उत्तराखंड पहुंची। पुलिस की एक टीम गुरुग्राम में एक निजी कंपनी के दफ्तर पहुंची। गुरुग्राम की एक निजी कंपनी में काम करता था पूनावाला। आफताब के फोन को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा जाएगा। आफताब ने अपना जुर्म कबूल कर लिया, श्रद्धा की हत्या की है। आरोपी ने पुलिस से अंग्रेजी में कहा, यस आई किल्ड हर। श्रद्धा के बॉडी पार्ट्स की होगी फॉरेंसिक जांच, डीएनए टेस्ट। श्रद्धा आफताब के कॉमन दोस्तों को पूछताछ के लिए बुलाया। आफताब द्वारा बताई गई जगहों की तलाशी जारी है। आफताब ने डेटिंग ऐप से दूसरी लड़कियों से किया था संपर्क। श्रद्धा आफताब ने अचानक मुंबई छोड़ी। 8 मई को दिल्ली पहुंचे। पहले पहाड़गंज के होटल में रहे, फिर साउथ दिल्ली गए। आखिर में श्रद्धा आफताब ने मेहरौली के पास फ्लैट लिया। दिल्ली पहुंचने के 10 दिनों बाद 18 मई को मर्डर किया। आफताब के परिवार वालों ने 15 दिन पहले बदला अपना घर। आरोपी ने श्रद्धा का मोबाइल फोन महाराष्ट्र में कहीं फेंका था। आफताब के फ्लैट से मिले ब्लड के सैंपल जांच के लिए भेजे। श्रद्धा की बॉडी के मिले 13 टुकड़ों की डीएनए जांच कराई जाएगी। इससे पहले भी कई चर्चित मामलों में नार्को टेस्ट किया गया, फिर चाहे आरुषि हेमराज हत्याकांड हो या अब्दुल करीम तेलगी मामला। अभी तक ऐसे कई मामलों में हुए नार्को टेस्ट पुलिस की जांच को दूसरी ओर मोड़ने में बहुत ज्यादा कामयाब नहीं हुए और न ही इस तरह की जांच ने हमेशा चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। आइए जानते हैं किन किन मामलों में नार्को टेस्ट हुए और जांच का रुख कितना मुड़ा। किसी भी मामले में आरोपी से सच उगलवाने के लिए नार्को टेस्ट का इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि इस मामले में व्यक्ति और कोर्ट की सहमति जरूरी होती है। इस टेस्ट के दौरान आरोपी को साइकोएक्टिव दवा का इंजेक्शन लगाया जाता है। इसमें सोडियम पेंटोथल नाम का केमिकल होता है, जिससे व्यक्ति कुछ समय के लिए बेहोशी में चला जाता है। जब आरोपी को होश आना शुरू होता है, तभी जांच एजेंसी संबंधित मामले में उससे सवाल करती है। यह ऐसा समय होता है जब व्यक्ति अपने दिमाग पर बहुत हद तक काबू नहीं कर पाता और बिना किसी लाग लपेट के सच बोलता है। चर्चित आरुषि हेमराज हत्याकांड में सीबीआई ने आरुषि के माता पिता नुपुर और राजेश तलवार का नार्को टेस्ट करवाया था। हालांकि इस टेस्ट के बाद भी सीबीआई के हाथ कुछ भी ऐसा नहीं लगा था जिससे जांच एजेंसी को कोई ठोस मदद मिली हो। बता दें 2010 में इस मामले में आरुषि के माता पिता के साथ अन्य लोगों का भी नार्को टेस्ट किया गया था। इससे पहले 2009 में तलवार दंपति की ब्रेन मैपिंग लाई डिटेक्टर जांच भी की गई थी। 26 नवंबर 2011 में मुंबई में हुए ताज हमले के आरोपी अजमल कसाब का भी नार्को टेस्ट किया गया था। जांच एजेंसी ने आरोपी के द्वारा कबूल की गई बातों और पाकिस्तान की रची गई साजिश के बारे में और जानकारी जुटाने के लिए इस टेस्ट का इस्तेमाल किया था।
इस जांच से गरीब परिवारों के ब्रेन वॉश और लश्कर संस्थापक हाफिज सईद मामले में कई जानकारियां मिली थी। महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल पैदा करने वाले अब्दुल करीम तेलगी मामले में भी नार्को टेस्ट का इस्तेमाल किया गया था। रैकेट के शहंशाह अब्दुल करीम ने इस जांच के दौरान तत्कालीन केंद्रीय मंत्री शरद पवार और पूर्व उप मुख्यमंत्री छगन भुजबल पर पैसे लेने का आरोप लगाया था। हालांकि अब दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को श्रद्धा हत्याकांड के आरोपी आफताब अमीन पूनावाला के नार्को टेस्ट की इजाजत दी है। इसका इस्तेमाल पहले भी कई महत्वपूर्ण मामलों को सुलझाने के लिए किया गया है। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि आखिर नार्को टेस्ट क्या होता है और इससे कौन सी जानकारी हासिल होती है। दरअसल नार्को टेस्ट में शख्स को कुछ दवाई दी जाती है, जैसे सोडियम पेंटोथल, स्कोपोलामाइन और सोडियम अमाइटल। इसे लेने के बाद व्यक्ति एनेस्थीसिया की कई स्टेज से गुजरता है। इसका मतलब है कि व्यक्ति ना तो पूरी तरह से होश में होता है और ना बेहोश होता है। इस प्रोसेस के सम्मोहक स्टेज में व्यक्ति से वो जानकारी मिलने की ज्यादा संभावना होती है जो आमतौर पर वो सचेत अवस्था में नहीं बताता है। ऐसे में जांच एजेंसियां इस टेस्ट का इस्तेमाल तब करती हैं जब बाकी सबूतों से भी मामले की असल तस्वीर सामने नहीं आ पाती। नियमों के मुताबिक नार्को टेस्ट कराने के लिए भी संबंधित व्यक्ति की सहमति जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह के टेस्ट की वैधता पर सवाल उठाने वाली याचिका पर फैसला सुनाया था कि नार्को एनालिसिस, ब्रेन मैपिंग और पॉलीग्राफ टेस्ट किसी भी व्यक्ति की सहमति के बिना नहीं किए जा सकते। कोर्ट में श्रद्धा हत्याकांड के मामले में दिल्ली पुलिस ने आफताब के नार्को टेस्ट की मांग की थी। गुरुवार को मामले की सुनवाई के दौरान आफताब ने नार्को टेस्ट के लिए हामी भरी, जिसके बाद कोर्ट ने आफताब के नार्को टेस्ट की इजाजत दे दी। हालांकि नार्को टेस्ट के दौरान दिए गए बयान अदालत में स्वीकार्य नहीं है, सिवाय कुछ परिस्थितियों के जब अदालत को लगता है कि मामले के फैक्ट और प्रकृति इसकी अनुमति देती है। नार्को एनालिसिस शब्द ग्रीक शब्द नर्को से लिया गया है। विशेषज्ञों के मुताबिक नार्को टेस्ट के दौरान मॉलिक्यूलर लेवल पर व्यक्ति के नर्वस सिस्टम में दखल देकर उसकी हिचक कम की जाती है। ऐसी नींद जैसी हालत में अपराध के बारे में प्रमाणिक सच के बारे में जानने का प्रयास किया जाता है। इंजेक्शन के जरिए दिए जाने वाली यह खुराक व्यक्ति के लिंग, आयु, स्वास्थ्य और शारीरिक स्थिति के मुताबिक तय की जाती है। इसके बाद संबंधित व्यक्ति से जांच एजेंसियों की ओर से डॉक्टरों की मौजूदगी में पूछताछ की जाती है। इस दौरान किए गए खुलासे की वीडियो रिकॉर्डिंग की जाती है। कोर्ट के आदेश के बाद सरकारी अस्पताल में यह टेस्ट किया जाता है। 2002 के गुजरात दंगों के मामले, अब्दुल करीम तेलगी फर्जी स्टाम्प पेपर घोटाला, 26/11 के मुंबई आतंकी हमले के मामले में पकड़े गए आतंकवादी अजमल कसाब और 2007 में निठारी हत्याकांड में भी नार्को टेस्ट का इस्तेमाल किया गया था। उधर आरोपी आफताब का कल यानी सोमवार को नार्को टेस्ट किया जाएगा। पुलिस ने इसके लिए 40 सवालों की लिस्ट तैयार की है। आफताब ने जिस शातिराना तरीके से श्रद्धा का मर्डर किया है कि उसकी परतें खोलना और घटनाक्रम की कड़ी से कड़ी जोड़ना पुलिस के लिए चुनौती बन गया है। पुलिस को उम्मीद है कि इस टेस्ट से उन्हें कुछ अहम जानकारियां मिल सकती हैं। इससे पहले शनिवार को दिल्ली पुलिस के हाथ 18 अक्टूबर का सीसीटीवी फुटेज लगा है। इसमें सुबह 4 बजे आफताब बैग ले जाते हुए दिखाई दे रहा है। पुलिस को शक है कि वो श्रद्धा के बॉडी के टुकड़ों को फेंकने गया था। इसके अलावा दिल्ली पुलिस ने मेहरौली वाले फ्लैट से सारे कपड़ों को जब्त कर लिया है। इसमें श्रद्धा के कपड़े भी शामिल हैं। ऐसे में जैसे मामला दिल्ली से सामने आया, उसका असर भी अब दिखना शुरू हो गया है। मेरठ में भी एक महिला लव जिहाद की शिकार हो गई। महिला को हिंदू नाम बताकर मुस्लिम युवक ने अपने प्रेम जाल में फंसा लिया। मामला मेरठ के थाना पल्लवपुरम क्षेत्र का है। मेरठ की एक पॉश कॉलोनी में रहने वाली महिला ब्यूटी पार्लर का काम करती है। उसकी मुलाकात पलेड़ा के डबल स्टोरी निवासी युवक मुजम्मिल से हुई। शुरुआती मुलाकात में आरोपी ने अपना धर्म और नाम छिपाकर महिला को अपने आप को हिंदू बताया। अपना नाम शिवम और पिंकू बताकर प्रेम जाल में फंसा लिया। महिला और युवक के बीच 2 साल तक प्रेम प्रसंग चलता रहा। मुजम्मिल से बने शिवम महिला को शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाता रहा। प्रेम जाल में फंसाकर पैसे भी हड़पता रहा। जब महिला ने युवक से शादी करने की बात कही तो वो टालता रहा। जब महिला बार बार शादी का दबाव बनाने लगी तो उसके प्रेमी ने दिल्ली की घटना श्रद्धा की तरह 35 टुकड़े करने की धमकी दी और फरार हो गया। इस बात का पता महिला को युवक के गांव जाकर चला
कि वो हिंदू नहीं बल्कि मुस्लिम है और उसका नाम शिवम उर्फ पिंकू नहीं बल्कि मुजम्मल है। इसके बाद महिला दंग रह गई और खुद को लव जिहाद का शिकार होता देख मेरठ के एसएसपी रोहित सजवान से मिलकर शिकायत कर आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। ऐसे में सवाल उठना भी लाजमी है कि आखिर हमारी सोच को हो क्या गया है। प्यार एक पवित्र रिश्ता होता है, लेकिन वक्त के साथ इसके मायने बदल रहे हैं, जो कहीं ना कहीं हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि आखिर समाज कहां जा रहा है। इस पर गौर करने की जरूरत है। जाति, धर्म, ऊंच नीच, इन तमाम चीजों से ऊपर उठकर जिस प्यार को बताया जाता था, आज उस प्यार पर सवाल खड़े हो रहे हैं और श्रद्धा मर्डर केस ने इन सवालों को और ज्यादा गहरा दिया है कि आखिर क्यों प्यार करने वालों को ऐसी सजा मिलती है और इस तरह से प्यार करने वाले अपने परिवार, अपने माता पिता को दरकिनार करते हुए अपनी ख्वाहिशों को, अपनी जिद को पूरा करने की कोशिश करते हैं और फिर ऐसे किस्से, ऐसी कहानियां बनती हैं जिनसे सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। खैर, ये तो वक्त ही बताएगा कि श्रद्धा केस में और कितने खुलासे होंगे, कितने राज खुलेंगे। बात मेरठ मामले की जाए तो अभी आरोपी फरार है, इसमें क्या सामने आता है ये भी सवाल है।